हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 98 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो 2022 का करंट अफेयर है उसके बारे में। धीरे धीरे कम से कम 8-10 वीडियो बनेंगे तो आप लोगों को हम बताते चले जाएंगे। जो हाल ही में चर्चा में कौन कौन रहा उन सभी लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले उनका हम अनुक्रम देख लेते हैं। अनुक्रम का मतलब सिलेबस, कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो जो करंट अफेयर है तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो शासन व्यवस्था पहले क्या देखेंगे, शासन व्यवस्था। पहले शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था में हमको न्यायपालिका में जो महिलाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। फिर विश्व एड्स दिवस, फिर उसके बाद अद्यंत भूमि अभिलेख, फिर पर्सनालिटी राइट, फिर पराली दहन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो विस्तार पूर्वक से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। फिर बिंझिम बंदरगाह परियोजना, धारावी पुनर्विकास परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा या ई संजीवनी, कॉलिंग नेम प्रोजेटेंशन, पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई, 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक। फिर राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 की धारा 10A में। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिशिष्टता मेला, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति। फिर ग्लास रिपोर्ट देखेंगे 2022 की। फिर राजनीति में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो राजनीति में राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल, फिर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2020, फिर चुनाव आयोग के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक। तो ये चीज़ें पढ़नी हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आरबीआई और खुदरा डिजिटल रुपया, फिर जीडीपी और जीवीए, फिर वैश्विक छटनी का प्रभाव, भारत विकास रिपोर्ट विश्व बैंक, फिर सोने का आयात और तस्करी, फिर आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या पढ़ेंगे। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता, फिर वासेनार अरेंजमेंट, फिर भारत जर्मनी संबंध, भारत और ग्लोब साउथ, चीन पर भारत की आयात निर्भरता। फिर आगे देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें चैट जीपीटी चैटबॉट पढ़ेंगे, एंड टू एंड एनक्रिप्शन पढ़ेंगे, फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू पढ़ेंगे। फिर जैव विविधता और पर्यावरण, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 की पढ़ेंगे जो WMO ने जारी की। फिर भारत में वर्ष 2040 तक नवोन्मेषी कूलिंग प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता ढांचा और आदिवासी समुदाय, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के बारे में पढ़ेंगे। फिर फार्मास्यूटिकल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर NMCG और नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। फिर भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में तटीय लाल रेत के टीले, मेंडस चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, इन 3 चीज़ें, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कृषि में क्या क्या पढ़ेंगे। तो कृषि में 5 टॉपिक पढ़ेंगे। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम, फिर पुनर्योजी कृषि, राष्ट्रीय बांस मिशन, काली मृदा की वैश्विक स्थिति FAO, फिर उर्वरक सब्सिडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक न्याय में, तो सामाजिक न्याय में जनजातीय विकास रिपोर्ट, UNDP पलायन रिपोर्ट, फिर द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर FAO, मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022,
विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति। फिर हाथ में मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्क्रूवेजिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में 6वां महापरिनिर्वाण दिवस पढ़ेंगे। श्री अरबिंदो भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आंतरिक सुरक्षा के बारे में, ग्रेटर टिपरालैंड की मांग जो त्रिपुरा में हुई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर और देखते हैं, फिर एथिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एथिक्स में पढ़ेंगे गैस लाइटिंग। फिर प्रीलिम्स फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट में जॉम्बी वायरस भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड। फिर बिंटू रोग। फिर राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार। फिर नागालैंड राज्य दिवस। अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजी यात्रा। फिर स्वर धरोहर महोत्सव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काजीरंगा परियोजना पर भारत फ्रांस साझेदारी। जे.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक। इंडोनेशिया का सेमेरू ज्वालामुखी। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर किलोनोवा के साथ गामा रे बस्ट का बाइनरी मर्जर। फिर स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क इसरो। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। फार्क मुद्रा विनिमय ढांचा। वायुश्वास प्ररोधन। फिर आगे पढ़ेंगे HAKUTO हक्यूटो आर मून मिशन जापान का पढ़ेंगे। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पढ़ेंगे। पृथ्वी के निकट क्षुद्र रयोगी पढ़ेंगे। विश्व बंदर दिवस पढ़ेंगे। फिर रैपिड फायर, अंत में रैपिड फायर देखेंगे। फिर सबसे पहले आता है हमारा न्यायपालिका में महिलाएं ये चर्चा में क्यों थी। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इतिहास में तीसरी बार महिला पीठ की नियुक्ति की गई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया, इतिहास में तीसरी बार महिला पीठ की नियुक्ति की गई। सर्वोच्च न्यायालय में महिला वर्ष 2013 तथा दूसरी बार 2018 महिला पीठ का निर्माण किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2018 में महिला पीठ का निर्माण किया गया था। फिर न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। पिछले 70 सालों से कोई महिलाओं के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं तथा कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक कितनी महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, तो 11 महिला न्यायाधीश रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। फिर उच्च न्यायालयों में 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिलाएं थीं। अब उच्च जो न्यायालय हैं राज्यों के, तो उसमें से 680 न्यायाधीशों में से कितनी, सिर्फ मात्र 83 महिलाएं क्या थी, न्यायाधीश थी। अधीनस्थ न्यायाधीशों में केवल 30% महिलाएं हैं। अधीनस्थ जो इस समय के न्यायालय हैं, तो उसमें से 30% क्या हैं, महिलाएं हैं। कम महिला प्रतिनिधित्व का कारण क्या है। जो कम महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं उनका कारण क्या है, तो कारण देखते हैं। समाज में पितृसत्ता। न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्राथमिक कारण समाज में पितृसत्ता है। कि किसकी सत्ता है, तो पिता की सत्ता है, पितृसत्ता है, जिसमें पुरुष की सत्ता अधिक है, महिलाओं की सत्ता कम है। इसलिए इसका एक कारण बनता है।
महिलाओं को अक्सर न्यायालय के भीतर अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं। अब देखो, महिलाओं को देखो अक्सर न्यायालयों के भीतर क्या होता है, अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है और उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी और उनकी राय को अनसुना किया जाना। अब जो उनके बार हैं, उत्पीड़न हैं, उनके बेंच के जो सदस्य के हैं तो उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उसमें सम्मान करने में कमी आती है और उनके राय में उनकी राय को अनसुना किया जाता है। अनसुना का मतलब कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है और दर्दनाक अनुभव भी होते हैं जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं। जो कई तरह की महिलाएं हैं वो वकीलों द्वारा बताए जाते हैं। फिर देखते हैं दूसरा कारण, अपारदर्शी कॉलेजियम कार्य प्रणाली। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएं निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं। पारदर्शी कॉलेजियम कार्य प्रणाली क्या है, तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण क्या होता है, जो प्रवेश का स्तर है वो अधिक महिलाएं निचले न्यायपालिका में ही प्रवेश कर पाती हैं। हालांकि उच्च न्यायालय में एक कॉलेजियम प्रणाली है जो अधिक अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है। फिर दूसरा पॉइंट, महिला आरक्षण नहीं होना। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति है। कई राज्यों में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण नीति है जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं है। जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वो आरक्षण नीति नहीं है। फिर असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है क्योंकि उनके पास 50% महिलाएं न्यायिक अधिकारी हैं। क्योंकि उनके पास क्या है, 50% महिलाएं क्या हैं, वो अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां, उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनके साथ जो उम्र घटती है, उनके अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में भी क्या करते हैं, वो पदोन्नति का प्रभावित करते हैं उनके घरेलू कार्य को। फिर मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाएं नहीं होना। चूँकि बार से बेंच तक पदोन्नत वकील उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं, इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है, कि अभी भी अधिवक्ताओं की संख्या क्या है, कम है, जिससे महिला न्यायाधीशों का चयन किया जा सके। न्यायिक बुनियादी ढांचा या इसकी कमी पेशे में महिलाओं के लिए एक और बाधा है। जो न्यायिक बुनियादी ढांचा है इसमें भी क्या है, महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। छोटे भीड़ भरे कोर्ट रूम, टॉयलेट की कमी और चाइल्ड केयर सुविधाओं का अभाव जैसी बाधाएं शामिल हैं। इसमें क्या है, छोटे हैं, भीड़ भरे कोर्ट हैं जिसमें खूब भीड़ लगी है, उसमें रूम भी छोटे हैं, टॉयलेट की कमी है, तो इन कारणों के भी कारण महिलाएं इसमें क्या है, एक बाधा हैं। फिर उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्व क्या है, महत्व देखते हैं कि न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफ़ी सुधार होगा। जो न्यायाधीश हैं और वकील हैं उनके रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में
काफ़ी सुधार होगा। महिलाएं कानून के समक्ष अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। महिलाएं क्या करते हैं, कानून के समक्ष वो अलग एक अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं जो उनके अनुभव पर आधारित होता है। जो क्या होता है, उनके अनुभव पर आधारित होता है। उनके पास पुरुषों और महिलाओं पर कुछ कानूनों के अलग अलग प्रभावों की अधिक बारीक समझ है। उनके पास क्या है, कानूनों की, पुरुषों की, महिलाओं के कुछ अनेक कानूनों के अलग अलग प्रभावों की क्या है, कुछ बारीक उनके पास समझ है। फिर महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती है, जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिए खुले और सुलभ हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। जिन्हें क्या है, न्याय की आवश्यकता है, उनके लिए महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाते हैं। यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब यौन हिंसा, जैसे किसी का रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, तो उस तरह को जो संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से अपनाने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो बेहतर होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा वो अधिक बेहतर होती हैं। फिर आगे की राह देखते हैं। उच्च न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश हैं तो उसमें महिला सदस्यों के निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है। यह भारत के लिंग तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास का नेतृत्व करते हैं। किसके नेतृत्व करते हैं? न्याय प्रणाली के विकास का नेतृत्व करते हैं। फिर समावेशिता पर बल देकर और संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है, यह कानूनी पेशा समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिए। इसमें क्या हो, यह कानूनी पेशे के समानता के गेट कीपर के रूप में क्या हो, अधिकारों के जो संरक्षण हैं उनको प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिए। लैंगिक समानता उनको दी जानी चाहिए। फिर न्यायालय एक नए परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद पर विचार कर सकती हैं और इसके लंबे समय से चली आ रही जनसांख्यिकी में बदलाव होने पर आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि हो सकती है। इसमें क्या होता है, न्यायालय के जो एक नए परिप्रेक्ष्य हैं उनके अनुसार खुद पर विचार वो कर सकते हैं न्यायालय, और इसके लंबे समय से चली आ रही जो जनसांख्यिकी हैं उसमें बदलाव होने और आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि वो कर सकती हैं। कौन? महिलाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।